हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसे 210 के क्वेश्चन आंसर्स। एसे 210 वैसे था क्या, नाम क्या था उसका? यस, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। Okay, so let's come on to the first question. The first question is चिराग as a part of articled training. चिराग एक articled training है, is a part of an engagement team conducting audit of a company. एक engagement team है जो कंपनी का ऑडिट कर रही है, तो उसी engagement team में जो चिराग आर्टिकल ट्रेनिंग है वो है, उसमें उस एंगेजमेंट टीम का पार्ट है। फर्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस मैं ओरली बोलूँगी एंड देन फिर हम आंसर्स ऐसे याद करने की भी कोशिश करेंगे। He has read somewhere that engagement letter issued by auditor to client also includes expected form and content of auditor's report. उसने कहीं पे पढ़ा है कि जब वो एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर इशू करता है क्लाइंट को, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट्स भी होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के। He was at a loss to understand how could an auditor include form and content of the report beforehand. तो मतलब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ऑडिटर पहले ही कैसे फॉर्म्स एंड कंटेंट को इंक्लूड कर सकता है, ऑडिट के पहले ही कैसे वो कर सकता है। तो ट्राई टू हेल्प चिराग बाय मेकिंग थिंग्स क्लियर टू हिम। हमें चिराग को ये बताना है कि ऑडिट करने से पहले ही हम एक्सपेक्टेड फॉर्म्स एंड कंटेंट्स क्यों इशू करते हैं एंगेजमेंट लेटर में। सो हियर इट इज़, engagement letter includes reference to expected form and content of audit report. जो engagement letter होता है ना, उसमें रेफरेंस दिया जाता है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट का ऑडिट रिपोर्ट। जो हम ऑडिट रिपोर्ट फ्यूचर में इशू करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे, उसका बस हमें रेफरेंस देना है एंगेजमेंट लेटर में। It merely states that ऑडिटर वुड प्रोवाइड ओपिनियन इन दिस फॉर्म। वो जो एक्सपेक्टेड फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म एंड कंटेंट जो हम इंगेजमेंट लेटर में इशू करते हैं, उसमें सिर्फ ये बताता है कि ऑडिटर जो है ना, हमारा ऑडिटर इस फॉर्म में ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, बस वो इतना कहता है, ठीक है। हाउएवर इंगेजमेंट लेटर ऑल्सो इंक्लूड्स statement that the form and content of report may need to be amended in the light of audit findings. बट कभी कभी however, जैसे कि मतलब हमेशा ही जो एंगेजमेंट लेटर है उसमें एक और चीज़ लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है कि उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये जो फॉर्म एंड कंटेंट हम आपको बता रहे हैं कि ऑडिटर इसमें इशू करेगा हम ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसका वही फॉर्म एंड कंटेंट होगा। उसमें ये एक और चीज़ स्टेटमेंट देते हैं, लिख के बताते हैं कि जो फॉर्म एंड कंटेंट है ना, वो अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमेंड भी कर देंगे, जैसा ऑडिटर को ठीक लगेगा, ऑडिटर्स फाइंडिंग के लाइट में। तो अगर ऑडिटर को ठीक लगा तो ये जो हमारा फॉर्म एंड कंटेंट है रिपोर्ट का, हम अमेंड भी कर सकते हैं। वो ये तक बताते हैं, पहले तो वो फॉर्म एंड कंटेंट देंगे, ठीक है, जिसमें वो बस इतना कहेंगे कि ऑडिटर इस फॉर्म एंड कंटेंट में ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसमें ये बात भी लिखेंगे कि अगर ऑडिटर चाहे, ज़रूरत पड़ी तो हम ये फॉर्म एंड कंटेंट को अमेंड भी कर सकते हैं। Therefore, if in light of audit findings, auditor needs to give a modified opinion, he shall do so. तो अगर ऑडिट फाइंडिंग्स के हिसाब से अगर ऑडिटर को लगा कि उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो वो दे सकता है, वो फॉर्म एंड कंटेंट को चेंज कर सकता है। तो कंटेंट जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन देगा तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, तो अगर ऑडिटर को लगता है तो वो वैसा कर सकता है। So that was question number 1. Now let's move on to question number 2.
मैं क्वेश्चन नंबर 2 ओरली कहूँगी एंड देन फिर हम आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी feels that it is not necessary for it to give in writing explicitly to auditor that it understands its responsibility for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework। तो एक एंटिटी के मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि देखो ये नेसेसरी तो नहीं है कि हम एक्सप्लिसिटली रिटन दें कि ऑडिटर को कि हाँ हम समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये समझते हैं, वो तो हम समझते ही हैं, इसको लिख के देने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मैनेजमेंट सोचती है। सॉरी, डिस्कस वेदर इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू डू सो। तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो रिटन में मैनेजमेंट लिख के देता है कि हाँ हम समझते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो क्या मैनेजमेंट को ये लिख के देना है, या क्या नेसेसरी है? मैनेजमेंट तो बोल रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बताना है कि क्या ये नेसेसरी है। इन केस मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, वाई शुड एन ऑडिटर नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड इंगेजमेंट। अगर मैनेजमेंट साफ मना कर देती कि हम लिख के नहीं देंगे, तो ऑडिटर को प्रपोज्ड इंगेजमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? वाई शुड एन ऑडिटर नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड इंगेजमेंट, हमें ये भी बताना है। तो हमें क्या बताना है कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी क्यों है लिख के देना, और अगर वो लिख के नहीं देती है तो ऑडिटर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोज्ड इंगेजमेंट को। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू गिव इन राइटिंग एक्सप्लिसिटली टू द ऑडिटर दैट इट अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये नेसेसरी है मैनेजमेंट के लिए वो लिख कर दे ऑडिटर को कि वो समझती है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल हो गया यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमने क्वेश्चन से ही लिखी स्टार्टिंग में। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी वो लिख दे पैरा जो हमें लगता है कि हमारे आंसर का पार्ट हो जाना चाहिए, तो हमें वो पहले लिख देना चाहिए, फिर आगे हम खुद लिखेंगे। आंसर स्टार्ट होता है, इट इज़ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विथ SA 210। जो SA 210 है तो ये ऑडिट का प्री कंडीशन है। अगर आपने लिख के नहीं दिया ऑडिटर को कि आप समझते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये SA 210 के हिसाब से ये प्री कंडीशन है, मतलब ये नहीं तो ऑडिट नहीं, आपको ये कंडीशन है, आपको ये पूरी करनी ही पड़ेगी। सो इट इज़ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA 210। प्री कंडीशन का मतलब इसके बिना ऑडिट होगा ही नहीं, तो आपको देना है लिख कर, तो आपको लिख कर देना पड़ेगा। इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट are not present, the auditor shall discuss the matter with management। अगर देखो प्री कंडीशंस जो ऑडिट के होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा? सीधा मना कर देगा कि नहीं नहीं मैं तो ऑडिट ही नहीं करूँगा। नहीं, उसको पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा मैटर कि देखिए SA 200 के हिसाब से ये प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट है कि आपको लिख कर देना है, आपने नहीं दिया है, तो ऐसे वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करना कि अरे यहाँ पे तो प्री कंडीशन है ही नहीं, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप एक बार डिस्कस कर लो, राइट। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट इंगेजमेंट। मतलब जो ऑडिटर है उसको इन दोनों केसेस में प्रपोज्ड इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, किसी रेगुलेशन के द्वारा रिक्वायर्ड है, तब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है, किसी रेगुलेशन के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है,
तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। If the auditor has determined that the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is unacceptable, अगर ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर ने ये डिटरमाइन किया है, पता लगाया है कि जो FRF है जो कि अप्लाई होंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा FRF कौन यूज़ करता है? ये तो अनएक्सेप्टेबल FRF है। आपने इस तरीके से प्रिपरेशन कर ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो अगर ऑडिटर को लगता है तो वो ऑडिट इंगेजमेंट नहीं करेगा। या अगर इफ़ द इनके अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट obtained on matters relating to understanding its responsibility of management on preparation of financial statement, internal controls for preparation of financial statement, providing access to all information to auditor and unrestricted access to person with the entity। देखो, अगर मैनेजमेंट से एक ऐसा अग्रीमेंट नहीं मिला है जिसमें वो बताते हैं मैटर्स की, देखो हम समझते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोवाइड करें एक्सेस सारे इंफॉर्मेशन की ऑडिटर को, एंड किसी भी मतलब पर्सन से रिस्ट्रिक्ट ना करें बात करने से, हम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे एंटिटी के सारे पर्सन से, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम समझते हैं। तो अगर ऐसा मैटर वाला अग्रीमेंट मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिलता है ऑडिटर को, तो ऑडिटर को क्या पड़ी है, वो नहीं करेगा ऑडिट, राइट। सो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो, such a refusal on the part of auditor is necessary as management is not willing to accept its responsibilities for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework। ये जो जब तक किसी लॉ या रेगुलेशन में रिक्वायर नहीं किया गया हो, तो ऑडिटर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो इनकार कर सकता है। और ये जो सच रिफ्यूज़ल है ना ऑडिटर के पार्ट में, सच रिफ्यूज़ल ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चाहती ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे कि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। तो मैनेजमेंट ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ये जो रिफ्यूज़ल है ऑडिटर के पार्ट में, ये नेसेसरी है। An audit is conducted on this basis, this basic premise according to SA 210। SA 210 एक बोले तो फाउंडेशन होता है, एक प्रीमाइस होता है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ऑडिट इसी प्रीमाइस के ऊपर कंडक्ट होता है, और ऑडिट इज़ कंडक्टेड ऑन दिस बेसिस प्रीमाइस अकॉर्डिंग टू SA 210। जब वो अग्रीमेंट मिलेगा तभी बेस बनेगा, तभी ऑडिट होगा, राइट। तो ये एक बेसिक प्रीमाइस है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, और आप वही नहीं दे रहे हो तो हम ऑडिट कैसे एक्सेप्ट ना करें, मतलब कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो हम क्यों रिफ्यूज़ ना करें, ठीक है। When basic premise on which audit is conducted is not fulfilled, refusal by auditor is necessary। जो बेसिक premise होता है on which audit conduct होता है, जो बेसिक premise जिस पर ऑडिट कंडक्ट होता है वो अग्रीमेंट, वो फुलफिल ही नहीं किया, तो फिर जो रिफ्यूज़ल है ऑडिटर के पार्ट में वो नेसेसरी हो जाता है, राइट। ओके, तो दैट वाज to test your understanding questions. Now we would discuss past exams questions, RTPs, MTPs, SM questions. So on recurring question number 1, SM questions is basically study material question. So question number 1, on recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of audit engagement
to be revised and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement। जब recurring audits होता है, यानी कि एक ऑडिट हो गया 1 साल का, फिर दूसरे साल भी वही ऑडिटर है, तीसरे साल भी वही, मतलब 5 टर्म्स होते हैं ना, तो उसका रेकरिंग ऑडिट कहते हैं, क्योंकि वो बार बार 5 सालों तक लगातार होता रहता है। ठीक है, तो ऑडिटर को ये चीज़ें पता लगानी है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो कहते हैं क्या कि जो टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट का वो रिवाइज करना चाहिए, या जो टर्म्स है रिवाइज मत करो बट एटलीस्ट एक बार जो एंटिटी है, एंटिटी के लोग हैं उनको एक बार याद दिला दो कि ये हमारे टर्म्स थे, जो एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट के, वो एक बार एंटिटी को याद दिला दो। या तो देख लो सर्कमस्टेंसेस ऐसा कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या हमें ऑडिट टर्म्स को चेंज करने हैं, और अगर नहीं करने हैं तो अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसा कह रहे हैं कि हमें एंटिटी को एक बार याद दिला देना चाहिए, क्या पता वो भूल गए हों, तो आप उन्हें रिमाइंड करवा दो। तो ऑडिटर may decide not to send a new audit engagement letter और अदर रिटन एग्रीमेंट ईच पीरियड। अगर देखो ऑडिटर को नहीं लगता कि यार ऐसे तो कोई सर्कमस्टेंसेस है ही नहीं जिससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, जैसा था वैसे ही तो हो रहा है, तो वो चूज़ कर सकता है कि हम वापस से ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ना भेजें, अदर रिटन एग्रीमेंट्स हर पीरियड में ना भेजें, मतलब हर साल नहीं भेजते, जब ज़रूरत पड़ेगी सर्कमस्टेंसेस कहेंगे तब हम भेज देंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो हमें एक्सप्लेन करने हैं द फैक्टर्स एंड ऑडिट कंसिडर्स टू बी अप्रोप्रिएट टू बी रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एक्जिस्टिंग टर्म। तो हमें ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो कि ऑडिटर कंसिडर करता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है, ये रीज़न अप्रोप्रिएट है टर्म्स को रिवाइज करने का या एंटिटी को एग्जिस्टिंग टर्म्स याद दिलाने का। ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन। हमें फैक्टर्स बताने हैं जो ऑडिटर को सही लगता है कि ये ठीक है, मतलब ये अप्रोप्रिएट रीज़न है कि हम ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज कर दें या हमारे एग्जिस्टिंग टर्म्स ही एक बार मैनेजमेंट को याद दिला देते हैं। तो इसमें एक सिमिलर क्वेश्चन और में भी करके आता है, वो भी मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। A CA is conducting audit of a client for last 2 years। पिछले 2 सालों से एक क्लाइंट का ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है। Before proceeding to start audit for next year, he notices that there is substantial change in the management। जब वो प्रोसीड करता है अगले साल का ऑडिट स्टार्ट करने के लिए, तो वो नोटिस करता है कि जो मैनेजमेंट है उसमें एक सब्सटैंशियल चेंज आ गया है। बिसाइड्स क्लाइंट हैज़ वेंचर्ड इनटू एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच वर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और जो हमारा क्लाइंट है उसने भी नई नई बिजनेस एक्टिविटी नई बिज़नेस एक्टिविटी चालू कर ली है, जो कि जब हमने तब ऑडिट ऑडिट एक्सेप्ट किया था तब वो बिज़नेस वेंचर्स नहीं थे, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मतलब इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी थोड़ा चेंज हो गया है, राइट। तो हमें बताना है कि इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे 210 के हिसाब से। तो भाई उसको या तो चेंज करना पड़ेगा टर्म्स या तो रिमाइंड करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो बेसिकली हमारा आंसर दोनों क्वेश्चंस में सेम ही होगा। हमें पहले बस बताना है प्रोविजंस, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है।
On recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of audit engagement to be revised and whether there is need to remind the entity of existing terms of the audit engagement. मैंने बोला था ना, जो आपको पैराग्राफ लगे क्वेश्चन में कि हाँ ये आंसर का भी पार्ट हो जाना चाहिए, उसको आप पहले लिख लो, ठीक है. The auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written agreement each period. जो ये भी क्वेश्चन नहीं था. However, अब यहाँ से रियल आंसर स्टार्ट होता है. However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or to remind the entity of existing terms. जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं ये अप्रोप्रिएट हो सकते हैं कि आप ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज कर दो या जो एग्जिस्टिंग टर्म्स ही है वो एक बार ऑडिटर को रिमाइंड कर दो. Any indication that the entity misunderstands the objective and scope of the audit. जो objective and scope of audit था जो हमने engagement letter में दिया था, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं ये जो मैनेजमेंट है ये चीज़ों को गलत समझ रही है, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहा है. आपको ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि जो एंटिटी है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट को. तो आप एक बार चेंज कर दो, या तो रिवाइज कर दो, या तो एक बार रिमाइंड कर दो. एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसका कोई टर्म्स जो अभी अभी रिवाइज हुआ है या कुछ एक स्पेशल टर्म्स हैं. तो अगर कुछ स्पेशल टर्म्स हैं तो और या तो रिवाइज टर्म्स है तो आप एक बार रिमाइंड कर दो एंटिटी को कि देखो ये हमने चेंज किया था और ये स्पेशल टर्म्स है, ये क्या आपको याद है. तो एक बार मैनेजमेंट को बता दो एंटिटी को, राइट. तो पहला क्या था, अगर एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है. दूसरा या तो रिवाइज है या तो स्पेशल टर्म्स है. तीसरी चीज़ जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें रीसेंट चेंज आ गया. जो मैनेजमेंट होती है, जो सीनियर लेवल की मैनेजमेंट होती है उसमें कोई चेंज हो गया है. जैसे कि रीसेंट एग्जांपल बोले तो अभी टाटा की मतलब टाटा के सीनियर मैनेजमेंट में अभी रीसेंट चेंज आया है, राइट. सो यस, तो अगर सीनियर मैनेजमेंट में रीसेंट चेंज आ जाता है तो आप या तो टर्म्स को रिवाइज कर दो या तो आप एक बार बता दो कि देखो ये हमारे टर्म्स है, हम ऐसे ऐसे ऑडिट कर रहे थे. या ओके, सो लाइक फर्स्ट वन इज एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है. दूसरा रिवाइज या स्पेशल टर्म्स है. तीसरा सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया. जो ओनरशिप है उसमें चेंज आ गया है. मतलब वही टाटा वाला एग्जांपल कि जो ओनरशिप है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है, राइट. तो ये जो मतलब तो अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है तो आप एक बार रिवाइज कर दो टर्म्स को या तो एक बार आप रिमाइंड कर दो कि देखो ये हमारे चेंज थे, ये हमारे टर्म्स थे, ये हम कर रहे थे वगैरह वगैरह. आप एक बार रिमाइंड कर दो. फर्स्ट वन था कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है. दूसरा था रिवाइज या स्पेशल टर्म्स है. तीसरा सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया. चौथा ओनरशिप में चेंज आ गया. फिफ्थ देखते हैं, जो नेचर है साइज ऑफ एंटिटी का बिजनेस. पहले एंटिटी कुछ और बिजनेस कर रही थी, अब और दूसरे बिजनेसेस में आ रही है. फॉर एग्जांपल आईटीसी पहले सिर्फ सिगार्स में डील करती थी, बट नाउ वो अभी एफएमसीजी पे मतलब उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, राइट. तो अब सिर्फ वो सिगार्स में नहीं, उनका एक एफएमसीजी का भी एक बहुत अच्छे लेवल मतलब ऑपरेशन बन चुका है. तो जो नेचर साइज ऑफ एंटिटी का बिजनेस जो जब चेंज आया होगा, राइट, तब उसका ऑडिटर को एक बार रिवाइज करना पड़ा होगा या रिमाइंड किया होगा एंटिटी को, ठीक है. तो पहला एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर दिए. दूसरा रिवाइज या सिग्निफिकेंट टर्म्स में चेंज आ गया है. रिवाइज टर्म्स है या
रिवाइज टर्म्स है या सिग्निफिकेंट टर्म्स है जो कि एक बार याद दिलाना तो ज़रूरी ही पड़ता है। एंड तीसरा है ओनरशिप में चेंज आ गया है, लाइक सीनियर लेवल मैनेजमेंट में चेंज आ गया है। चौथा है ओनरशिप में चेंज आ गया। फिफ्थ जो मैनेजमेंट है उसकी जो कंपनी है उसके नेचर साइज ऑफ ऑपरेशन बिजनेस में, एंटिटी का बिजनेस है उसका नेचर साइज में चेंज आ गया है। अ लीगल लाइक चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसमें चेंज आ गए हैं। जैसे कि कोई हमारी कंपनी में कोई लॉ लग रहा था पहले, राइट, सेबी के हिसाब से फॉर एग्जांपल, बट अब वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, हमारी लिस्टेड कंपनी है। तो अगर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गए हैं तो आप एक बार रिवाइज कर दो टर्म्स को या तो एक बार रिमाइंड कर दो। एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर दी है। रिवाइज टर्म्स है या सिग्निफिकेंट टर्म्स है तो बताना तो ज़रूरी पड़ जाता है एक बार। फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें चेंज आ गया है। जो ओनरशिप है उस पर चेंज आ गया है। जो बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस एक्टिविटी की नेचर एंड साइज में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया है, राइट। 1 2 3 4 5 6 अभी किए हैं। A change in the financial reporting framework adopted in the preparation of the financial statement. जो financial statement का preparation है उसके जो financial statement के preparation के लिए जो हमने financial reporting framework हमने अडॉप्ट किए थे उसमें चेंज आ गया है। जैसे कि हमने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था कि हाँ हम इसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बट अब उसमें ही चेंज आ गया है तो एक बार ऑडिटर को रिवाइज कर देना चाहिए टर्म्स या एक बार रिमाइंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज दैट एंटिटी wait a second. Entity misunderstand recent क्या बोल रही हूँ, रिवाइज्ड या सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं तो सीनियर मैनेजमेंट में चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज, ओनरशिप में चेंज, जो बिजनेस एक्टिविटी थे उसके नेचर एंड साइज में, एंटिटी का बिजनेस था उसके नेचर एंड साइज में चेंज आ गया है। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो चुका है। द लास्ट वन इज द चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जो अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, वो बहुत सारे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे जिसमें वो बताते हैं कि हमें ये भी रिपोर्ट करना है, ये भी रिपोर्ट करना है। तो अगर उसमें चेंज आ गए हैं तो हमें एक बार एंटिटी को रिवाइज कर दो टर्म्स या उन्हें एक बार रिमाइंड करवा दो। फर्स्ट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड, दूसरी रिवाइज टर्म्स है या सिग्निफिकेंट टर्म्स है, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया, ओनरशिप में चेंज आ गया, एंटिटी के बिजनेस के नेचर एंड साइज में चेंज आ गया है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया है, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया है, या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया है। तो ये 8 लिखने हैं हमें पॉइंट्स। अगर वो पूछे कि कब ऑडिटर को रिवाइज करना होता है टर्म्स या रिमाइंड करना होता है, तो पहले तो क्वेश्चन से ही लिख दो, उसके बाद हम ये लिखेंगे। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 इज discuss preconditions for an audit as per SA 210। जो SA 210 है उसके हिसाब से हमें बताना है कि ऑडिट का प्री कंडीशन क्या होता है। प्री कंडीशन हमने अभी पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, राइट।
ऑल्सो ये डिस्कस करने के बाद ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वुड एन ऑडिटर प्रोसीड टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिटर और ऑडिट। जो ऑडिटर है वो कैसे इस्टेब्लिश करेगा प्री कंडीशंस ऑडिट का। तो मतलब प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट क्या है वो बताओ, और ये भी बताओ कि ऑडिटर उन प्री कंडीशंस के प्रेजेंस को कैसे इस्टेब्लिश करता है, राइट। ओके, सो लेट्स डिस्कस। As per SE 210, agreeing the terms of audit engagement. Okay. तो ये कहता है there are certain preconditions need to be fulfilled before accepting an audit. Okay. If the preconditions not present unless required by law, regulation, auditor, or unless required by law regulation, auditor shall not accept audit engagement. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे 210 जिसका नाम है agreeing the terms of audit engagement, वो ये कहता है कि कुछ certain प्री कंडीशंस होते हैं जो कि फुलफ़िल करने पड़ते हैं ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। ओके, अगर वो प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो अनलेस अगर या तो लॉ ने रिक्वायर किया गया है, रेगुलेशन ने बोला है, तब तो ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, तो अगर प्री कंडीशंस नहीं है, किसी लॉ से भी रिक्वायर्ड नहीं है, रेगुलेशन से भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑडिटर को ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ जो प्री कंडीशंस है, देखो, इफ़ FRF इज़ नॉट एप्लीकेबल, जो आपने FRF लगाया हुआ है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ऑडिटर नहीं करेगा एक्सेप्ट वर्क। द मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू एंटर अग्रीमेंट स्टेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट चाहती ही नहीं है कि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करे जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट किया जाए। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि सर्कमस्टेंसेस के लिए नेसेसरी होते हैं, प्रोवाइडिंग ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर FRF इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मत करो ऑडिट एक्सेप्ट। मैनेजमेंट अग्रीमेंट ही नहीं एंटर कर रही है, मत करो ऑडिट एक्सेप्ट। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे येस इट इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू एंटर एन अग्रीमेंट स्टेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। येस, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक ऐसे अग्रीमेंट में आए जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट बिकॉज प्री कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड। अगर प्री कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा वर्क। देयर बाय बेसिस अपॉन विच इट परफॉर्म इज मिसिंग, क्योंकि जो बेसिस है ना ऑडिट परफॉर्म करने का वही मिसिंग है, राइट। तो हम कैसे कर ले एक्सेप्ट वर्क? तो ये हमने देख लिया कि ये होते हैं प्री कंडीशंस, और अगर प्री कंडीशंस नहीं है तब क्या करेगा ऑडिटर? तो वो डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या, मतलब देखो जो प्री कंडीशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि FRF एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्या अग्रीमेंट है मैनेजमेंट के बीच में, बस यही चीज़ें देखनी है, राइट। हो गया फिर काम। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो वर्क। अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो बस यही देख लो क्या FRF एक्सेप्टेबल है, ये मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अग्रीमेंट दे रही है, बस यही सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन ऑडिटर हु
बिफोर द कंप्लीशन ऑफ engagement is requested to change the audit to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so. अगर ऑडिटर का एंगेजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑडिट एंगेजमेंट, उसको बोल दिया गया कि जो एंगेजमेंट है जो पहले वाला था उसको चेंज करो और अब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस वाला एंगेजमेंट आप बना लो, तो ऑडिटर ये तभी करेगा अगर उसको लगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंस में, अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंस, तभी वो ऐसा करेगा, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करेगा। कि तुम कभी भी मुँह उठा के आ जाओगे कि नहीं अब हमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, अब हमें रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर को सही लगेगा कि हाँ इनका वैलिड रीज़न है चेंज करने के लिए, तभी वो ऐसा करेंगे। Explain the circumstances which may contribute towards a request from the client for the auditor to change the engagement. ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताओ जिसमें जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर को चेंज करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट, और ऑडिटर को अप्रोप्रिएट लगेगा तो वो करेगा भी। देखो तो हम पहले जो भी हमें लाइन अच्छी लग जाती है ना क्वेश्चन की, वो पहले हम आंसर में लिख देते हैं। An auditor who before the completion of the engagement is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance, then he should consider appropriateness of doing so. A request from the client, अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। A request from the client for the auditor to change the engagement may result from, जो रिक्वेस्ट है वो क्यों आएगा ऑडिटर के पास? अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गए हैं, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस, आपके सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गए हैं जिसके लिए आपको सर्विस चाहिए थी। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेने गए, उसने बोला कि आप रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करो तभी हम लोन देंगे, बाद में बैंक बोलते हैं कि ठीक है आप लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करवा दीजिए, तो आपका सर्विस का नीड चेंज हो गया, सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, तो फिर आप ये जो एंगेजमेंट है वो भी बदल दो। अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज है तो आप अप्रोप्रिएट है रीज़न आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट वैलिड रीज़न है। दूसरा देखो, अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि आप बताओ कि सर्कमस्टेंसेस जो कि चेंज करवा सकते हैं ऑडिट एंगेजमेंट को, तो आपको ऑब्वियसली अगर इनवैलिड सर्कमस्टेंसेस होगा तो ऑडिटर मानेगा ही नहीं, राइट? तो हमेशा वैलिड सर्कमस्टेंसेस देने हैं कि अगर ऐसा होगा तभी वो चेंज होगा, राइट? नेक्स्ट, द मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, दिस इज इम्प्रैक्टिकेबल। ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्लाइंट ने बोला हमें एश्योरेंस चाहिए, ऑडिटर को लगा रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, बट क्लाइंट चाहता था कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले, ठीक है? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये अप्रोप्रिएट रीज़न है कि उसको पहले से ही लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए था, उसको चाहिए ही नहीं था रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऑडिटर ये अप्रोप्रिएट रीज़न है, चेंज कर सकते हैं एंगेजमेंट। दिस इज़ नॉट लाइक प्रैक्टिकेबल इन रियल लाइफ। A restriction on the scope of the engagement whether imposed by management or caused by circumstances, जो स्कोप है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया मैनेजमेंट के द्वारा या सर्कमस्टेंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का मतलब जो एंटिटी है उसके क्रेडिटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है कि उन्होंने मतलब एंटिटी ने गुड्स खरीदे वो ख़राब थे तो उन्होंने रिटर्न कर दिए, उन्होंने रिटर्न लेने से मना कर दिया, वो तो बोल रहे हैं नहीं हमें पैसे चाहिए। अब मान लो ऑडिटर तो कॉल लगा के पूछता है ना कि क्या आप इतने लाइक कॉल लगा के पूछते हैं कि आपको इनसे इतने पैसे लेने हैं देने हैं, तो अगर ऑडिटर कॉल भी लगाएगा तो मैनेजमेंट तो कम ही दिखाएगा कि भाई हमने तो गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, और फिर वो जो क्रेडिटर है वो बोलेगा नहीं हमने तो बोला था हमें 100 करोड़ रुपीस चाहिए, मैनेजमेंट 50 करोड़ ही बोल रही है, क्योंकि देखो पहले भी तो कभी गुड्स लिया होगा ना, तो फिर जो कोर्ट में है ना उसकी तरफ बायसनेस चली जाती है, मतलब बायसनेस नहीं मतलब एक पॉइंट उन्हें मिल जाता है, वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो ऑडिटर आया था हमसे ये पूछने, इनको खुद के ही अकाउंट्स पे बिलीव नहीं है ये वो, तो वो केस जीत वगैरह सकते हैं,
तो इसलिए अगर तो मैनेजमेंट ने स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है किसी वैलिड रीज़न से एंड या तो किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तब भी अगर ऑडिटर को अप्रोप्रिएट लगता है तो वो चेंज कर सकता है। पहला चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, तब ऑडिटिंग एंगेजमेंट चेंज कर लो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चेंज कर लो। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप मैनेजमेंट या सर्कमस्टेंस के द्वारा चेंज कर लो अगर अप्रोप्रिएट होगा, तभी हमें सिर्फ वैलिड रीज़न लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इनवैलिड लिखेंगे तो ऑडिटर वैसे ही चेंज नहीं करने देगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड हमारा जो ऐसे 210 के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।